इंडिया और इंग्लैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता हेतु उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि मुक्त व्यापार समझौता अर्थात फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, इससे इंग्लैंड को क्या लाभ होगा, इससे इंडिया को क्या लाभ होगा और आखिरकार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण अभी तक यह मुक्त व्यापार समझौता नहीं हो पाया है। तो चलिए इन तीनों मुद्दों को लेते हुए इस वीडियो की शुरुआत करें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन जो है एक देश से दूसरे देश में आसानी से होने लगता है। इसमें जो है एक नेगेटिव लिस्ट जारी किया जाता है। इस नेगेटिव लिस्ट में जो भी आइटम्स शामिल हैं उसे छोड़ के बाकी इस लिस्ट से जितने भी आइटम्स बाहर हैं उन पे जो है लगभग 0 टैरिफ्स लगाया जाता है। यहाँ पर टैरिफ्स मतलब कर है, एक टैक्स हो गया, तो या 0 टैक्स के आसपास लगाया जाता है। तो इस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हम लोग डिफिनेशन क्या कहेंगे कि एक नेगेटिव लिस्ट को छोड़ के जितने अन्य गुड्स एंड सर्विसेज है उनमें लगभग 0 टैरिफ के आसपास टैक्स लगाया जाता है, जिन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। तो अब हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक मोटा डेफिनेशन यहाँ बोल सकते हैं कि इसमें जो भी सर्विसेज और गुड्स आते हैं उनमें कस्टम ड्यूटी जो है अराउंड 0 के आसपास होता है। कस्टम ड्यूटी अराउंड 0। अब अगला प्रश्न है, भारत ने FTA किन किन देशों से किया है? तो श्रीलंका, अभी हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से किया है, उसके बाद UAE से किया है, जापान, श्रीलंका, आसियान, सार्क आदि देश हैं। और अभी वर्तमान में UK यूनाइटेड किंगडम से बातचीत चल रही है। अब इसमें यूनाइटेड किंगडम का क्या लाभ है अगर यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है? तो पहला, यूनाइटेड किंगडम जो है पिछले साल ब्रेग्जिट कर चुका है, तो उसे व्यापार करने के लिए एक पार्टनर की आवश्यकता है। और ऐसे में भारत का जो मार्केट है वह एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। इस बिगेस्ट मार्केट को कोई भी देश छोड़ना नहीं चाहेगा और ऐसे में यह बिगेस्ट मार्केट जो है एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। दूसरा, हम लोगों ने देखा है कि जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं तो कस्टम ड्यूटी नियरली 0 के आसपास आ जाते हैं। तो अब UK से भारत में बहुत सारे गुड्स का एक्सपोर्ट होता है, और जैसे कि विस्की, वाइन, ये सब जो है, और लग्जरियस गुड्स जैसे कार हो गए और अन्य सारे लग्जरियस गुड, भारत में लगभग 100 से 150% तक टैरिफ्स लगाया जाता है। अर्थात अगर एक शराब की बोतल भारत में आ रही है 100 रुपये की, तो 100% टैक्स लगने के बाद उसकी कीमत 200 रुपये हो जाती है भारत में। तो जब यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, इन वस्तुओं पर अगर इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, तो यह 200 की बोतल वाली शराब भारत में फिर 100 रुपये में ही बिकना शुरू हो जाएगी। अगला है चाइना +1 पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि अभी तक जो है यूरोपियन कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज चाइना में ही अधिक निवेश कर रहे थे। निवेश करने का मुख्य कारण क्या था कि चाइना में अधिक पॉपुलेशन था, तो यहाँ पर लेबर जो है काफ़ी सस्ता था। और ऐसे में अब धीरे धीरे चाइना जो है महंगा पड़ने लगा है इन्हें। साथ में ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशंस में भी चाइना पर अत्यधिक निर्भर रहना भी इनके इकोनॉमी के लिए घातक सिद्ध हुआ है। तो ऐसे में चाइना के साथ कोई एक और देश की तलाश कर रहे हैं लोग, ताकि उसमें वह निवेश कर सके। और ऐसे में भारत से बेहतर इस पॉलिसी में, चाइना +1 पॉलिसी में भारत से बेहतर उनको कोई पार्टिसिपेंट्स मिलेगा ही नहीं। अगला है, UK में काफ़ी एजिंग पॉपुलेशन हो रहा है, इसके लिए केयरिंग इकोनॉमी की आवश्यकता ही नहीं। और साथ में पॉपुलेशन जो यहाँ पर ग्रोथ रेट है 1% से कम हो चुकी है। ऐसे में जब वृद्ध लोग अधिक हो जाएंगे तो केयरिंग इकोनॉमी भारत के लोग ही अधिक वहाँ देख रहे हैं। अगर आपको यह पता होगा तथ्य कि इंग्लैंड में अधिकांश जो डॉक्टर्स हैं लगभग 50% प्लस डॉक्टर्स इंडियन हैं, तो ऐसे में केयरिंग इकोनॉमी के रूप में भारत इसमें UK की मदद कर सकता है। आगे ग्लोबलाइजेशन का युग है, तो सभी देश जो है विकसित देश
अब एशिया में अगर पकड़ बनाना चाहते हैं तो एशिया के मार्केट में भी उन्हें पकड़ बनाना होगा। ऐसे में इंडिया एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। कुल मिला के या ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव है जो उन्हें एक लाभ उठाने के लिए भारत बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। अब इंडिया के लिए यह क्या महत्व रखती है? तो पहला, हम लोगों का बहुत सारा सेक्टर है, जैसे कि अभी जेम्स का, डायमंड का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, ये सब काफ़ी ठप पड़े हैं और इन्हें रिवाइव करने के लिए अगर इन पर जो कस्टम ड्यूटी, जो टैरिफ्स लग रहे हैं, वह अगर कम कर दिया जाए तो इसका निर्यात जो है बढ़ जाएगा और ख़ास तौर से यूके में ऐसा किया जा सकता है। दूसरा, भारत में काफ़ी अधिक पॉपुलेशन है। ऐसे में कुछ पॉपुलेशन अगर सर्विस के रूप में या फिर एनआरआई के रूप में, वर्किंग पॉपुलेशन के रूप में एफटीए के तहत अगर वहाँ पर यूके में जाते हैं तो भारत में एक बेहतर रेमिटेंस जो है भारत में आ सकेगा। इसी के साथ एक नॉन टेरिफ बैरियर्स की बात आती है कि भारत के अधिकांश जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि वह सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी के पैमाने पर खरा नहीं उतरता है। इसकी जो है पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट कंटेमिनेशन इस तरह के होते हैं कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल बासमती चावल को कंटेमिनेटेड कह के उसे रिजेक्ट कर दिया गया था यूरोपियन कंट्रीज से। तो अभी हाल फिलहाल ऐसा देखा गया है कि एफटीए में अब नॉन टेरिफ बैरियर्स को भी कम किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ख़ास तौर से आप चावल और जितने भी वेजिटेबल्स, फल्स, फ्रूट्स, जितने भी चीज़ें होती हैं, साथ में फिशिंग इंडस्ट्रीज़ में जो मछलियाँ होती हैं, उन्हें भी यहाँ पर लाया जा सकता है और आसानी से बेचा जा सकता है। अभी आपने जापान का एक केस पढ़ा होगा जहाँ पर पिछले बार परमाणु रिएक्टर से जो एक गंदा पानी निकला था उसे समुंदर में छोड़ दिया गया था और उस समुंदर के पानी में जितने भी मछलियाँ थीं उन्हें पश्चिमी देश लेने से इनकार कर दिए और कहा कि ये जो है न्यूक्लियर पॉल्यूटेड फिश है, इसीलिए हम इसे परचेज नहीं करेंगे। बाद में यह कहा गया कि वह पानी जो है उसमें किसी भी तरह का न्यूक्लियर पॉल्यूटेंट नहीं था। जितने भी पैमाने और मानक को पूरा करने की बात है हम लोगों ने किया है, लेकिन इस तरह की बातें हमेशा सामने आती रहती हैं और भारत के चीज़ों को भी काफ़ी रिजेक्ट किया जाता है। अगला है इन्वेस्टमेंट। भारत में इन्वेस्टमेंट की काफ़ी कमी है। अभी वर्तमान में जीडीपी के 33% के आसपास जो है हमारा इन्वेस्टमेंट है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आता है तो ऐसे में भारत की जीडीपी है वह काफ़ी तीव्र गति से बढ़ेगी। आपको अगर जापान का एग्जाम्पल याद हो कि कैसे वह 50 साल में इतना तरक्की कर गया कि विश्व का तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया, और वह तरक्की इसलिए कर पाया क्योंकि यूएसए ने इतना पूंजी जापान में डाल दिया कि जापान तीव्र गति से विकसित हो गया। अगर इसी तरह यूके से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो यूके के पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वे जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में भारत में इन्वेस्ट करेंगे और भारत के जीडीपी में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अब इसमें चैलेंजेज क्या क्या हैं, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिरकार हो क्यों नहीं रहा है दोनों देशों में? तो सबसे पहले कि जो यूके है वह भारत को वर्क परमिट देने के लिए राज़ी नहीं होता है। जनरली आपको अगर पता होगा कि ब्रेक्जिट करने का जो मेन कारण था उसमें से एक कारण यह भी था कि पूर्वी यूरोप के जो लोग हैं वह पश्चिमी यूरोप में आके कार्य करना लगते थे सस्ते कीमत पर, तो ऐसे में वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो इसी को एक निपटान के लिए सॉल्यूशन के रूप में ब्रेक्जिट किया गया था। तो यूके जो है दोबारा उस तरह की कंडीशंस को कभी नहीं चाहेगा। दूसरा, अभी कार्बन टैक्स लगाने की बात की जा रही है। ख़ास तौर से यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि 2026 से हम लोग कार्बन टैक्स लगाना शुरू करेंगे। तो ऐसे में भारत जो है एक विकासशील देश है और उस तरह का टैक्स जो है एक मनमाना टैक्स के रूप में वह इसे देखता है। तीसरा, रूल ऑफ ऑरिजिन की बात आपने सुनी होगी। रूल ऑफ ऑरिजिन होती क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनता है उसका सर्टिफिकेट की यह कहाँ पर बना है। अगर मान लिया जाए ऐसा होता है कि वह प्रोडक्ट कोई चाइना में बना और वह प्रोडक्ट यूके में आ गया, फिर यूके के थ्रू भारत में आ गया, तो ऐसे में
चाइना तो भारत में एक्सपोर्ट करने लगा है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लाभ जो है यहाँ पर चाइना उठाने लगेगा। तो ऐसे में एक रूल भारत यह कहता है कि सभी प्रोडक्ट में उसे लिखना चाहिए कि यह कहाँ से आया है, ओरिजिन है कहाँ उस प्रोडक्ट का, ताकि सही से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्रियान्वयन किया जा सके और उसका कोई तीसरा देश अवैध लाभ ना ले सके। जबकि इस तरह के बातों पर अधिकांश देश सहमत नहीं हैं। अब चौथा, हम लोगों ने पहले भी कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और उनमें से आप कई देशों जैसे कि आसियान हो गया, जापान हो गया, तो जनरली यह देखा गया है कि इन देशों से हमारा व्यापार घाटा काफ़ी बढ़ा है और कोई विशेष लाभ हुआ नहीं है। और ऐसा भी देखा गया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के बाद भी हमारा एक्सपोर्ट बहुत भारी मात्रा में नहीं बढ़ा। हम लोगों ने सोचा था कि जब यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन उस तरह के रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो इस तरह का जो पिछले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जिस तरह की बातें उभर के आई थी, वह आशंका अभी भी बनी हुई है। इस तरह आगे के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए भी वह एक चुनौती के रूप में देखी ही जा रही है। अगला, भारत में औसतन जो हम लोग देखते हैं कोई भी वस्तु एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूके को, तो भारत के वस्तुओं में औसतन अभी 5% से कम कस्टम ड्यूटी जो है यूके लगा रहा है इंडिया के प्रोडक्ट पर। तो हम लोग देखते हैं कि ये तो अभी भी बहुत कम है। इसके बावजूद जब हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है तो या जीरो के आसपास या जीरो भी कर दिया जाए तो बहुत ही व्यापक रूप से बढ़ने का कुछ ऐसा अंदाज़ा है नहीं। वहीं पर अगर बात करें कि इंडिया यूके की वस्तुओं पर कितना लगाता है, तो यह लगभग 15% के आसपास लगा रहा है। तो इस तरह से हम लोग यह कंपेयर करने से पाते हैं कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या भारत के पक्ष में होगा, क्योंकि जो पीछे के अभी रिजल्ट हमें दिख रहे हैं, कुछ विशेष एनालिसिस करने के बाद जो आंकड़े बता रहे हैं, कुछ विशेष लाभ की ओर इंगित नहीं कर रहे हैं। अगला, नॉन टेरिफ बैरियर्स की बात कर लेते हैं। नॉन टेरिफ बैरियर्स में हम लोग यह देखते हैं कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जनरली भाग नहीं है। तो अब इस बात को हम लोग कैसे इंश्योर करेंगे कि जब यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे तो वह नॉन टेरिफ बैरियर्स को भी कम करे, क्योंकि अगर नॉन टेरिफ बैरियर को कम नहीं करेगा तो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी रूल्स के कारण भारत के अधिकांश प्रोडक्ट जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और इसी के कारण भारत के वे उत्पाद यूके में जा ही नहीं पाएंगे, वे बिकेंगे भी नहीं यूके के मार्केट में। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो हमेशा इस तरह के बातों पर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ही आवश्यक है, ख़ासतौर से भारत जैसे बड़े मार्केट को। अब भारत में इतना बड़ा मार्केट है तो उसके पास काफ़ी प्रोडक्ट्स भी है, तो ऐसे में बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए हमेशा ही बने रहेंगे और यूके में वह एक्सपोर्ट कर सकता है और यूके के लिए भी बहुत बड़ा मार्केट उपलब्ध होगा। साथ ही यूके का जो इन्वेस्टमेंट है वह भारत को काफ़ी बेहतर कर सकता है, यहाँ के वृद्धिक विकास के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो अंततः हम लोग यह कह सकते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन के युग में भारत और यूके के बीच बेहतर संबंध बन सकते हैं और उसे और प्रगाढ़ किया जा सकता है। और ये संबंध जो है दोनों को म्यूचुअल प्रॉफिट के आधार पर होने चाहिए, दोनों एक दूसरे से लाभ प्राप्त कर सकें और दोनों का जो मार्केट है वह ग्रो करे और इससे जो है दोनों देशों का जीडीपी काफ़ी बढ़ेगी। आज का टॉपिक यहीं तक।